सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। माय यूट्यूब चैनल QMS क्वालिटी मीट संदीप में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि हम एक APQP की थर्ड एडिशन की पूरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि मैं दो वीडियो पहले ही रिलीज कर चुका है। एक में जिसमें फाउंडेशन था और दूसरे में हमने फेज जीरो पढ़ा। फेज जीरो इज यट नॉट कंप्लीटेड। तो आज की जो मैं वीडियो है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ विद फेज जीरो। तो फेज जीरो में कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मेरी पहली दो वीडियोस को भी बहुत अच्छा प्यार दिया और इनको समझा, एंड दैट इज एक्चुअली फॉर यू पीपल ऑल्सो। तो इसीलिए आई बिलीव कि इस वीडियो को भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस फेज जीरो के कुछ जो कॉन्सेप्ट रह गए थे जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी जर्नी आगे बढ़ सके। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मास्टरिंग एडवांस इन प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग थर्ड एडिशन। तो व्हाट आई बिलीव कि मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर है। इज इट नॉट? आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। तो हम पढ़ चुके थे यहाँ पे, हम वी आर डन विद द थिंग्स। ओके, also we are done with the things here। और लास्ट जो हमने पढ़ा था दैट इज द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट दिस। सो व्हाट आई बिलीव कि आपको क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कंकरेंट इंजीनियरिंग। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जैसे कि ये जो कंकरेंट इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कंकरेंट मतलब ही दो पैरेलली कंकरेंस, दो पैरेलल चीजें जो चल रही है, दैट इज कॉल्ड कंकरेंट। एंड इंजीनियरिंग ऑब्वियसली, अगर हम फेज जीरो में पढ़ रहे हैं इसको तो वी आर कॉलिंग इन इंजीनियरिंग। तो मैं अगर बात करूँ कंकरेंट इंजीनियरिंग की, तो जो हमारा 0 से 5 का जो फेज है, इफ यू सी हेयर दिस प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो व्हाट इज दिस कंकरेंट इंजीनियरिंग इज व्हेन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस design and development, D&D, coming together, then this is called concurrent engine. So अगर आप देखो कि द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो मैंने डाला है यहाँ पे, व्हाट इज फेजेस, कौन से फेज इन्वॉल्व है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड एंड थर्ड, बस दोनों एक साथ चल रहे हैं इसलिए सेकंड एंड थर्ड। टू नो द एडवांटेज ऑफ दिस कंकरेंट इंजन में, आप यहाँ पे एक स्लाइड में एक ग्राफ देख रहे होंगे। इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इसका वाई एक्सिस देखेंगे, अगर आप इसका वाई एक्सिस देखेंगे और इसका एक्स एक्सिस देखेंगे, तो वाई एक्सिस इज नथिंग, इट इज नंबर ऑफ डिजाइन चेंज एंड एक्स एक्सिस इज टाइम। सो इट इज अ टाइम फ्रेम जहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट डिजाइन, फुल स्केल डेवलपमेंट, स्टार्ट एंड प्रोडक्शन के साथ हमारा टाइम चल रहा है। और यहाँ पे जो है ये नंबर ऑफ डिजाइन चेंज चेंज हो रहे हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो कंकरेंट इंजीनियरिंग से पहले में ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग, अगर आप इस लाइन को देखेंगे ना, तो दिस इज ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग। होता क्या था दोस्तों कि पहले कॉन्सेप्ट डिजाइन होता था, देन फुल स्केल डेवलपमेंट होता था, पर इस दौरान ना बहुत सारे चेंजेस आते थे। और आपको पता है कि अगर चेंजेस ज्यादा आएंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका टोटली लॉस। तो इसका मतलब है टोटली लॉस। लॉस ऑफ व्हाट?
लॉस ऑफ यूपी, क्योंकि जितने डिजाइन चेंज हो गए, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई मुझे एक बाइक बनानी है, उसका मैंने फुल स्किल डेवलपमेंट करा, बट समझ में आया कि यार वो तो बाइक जो है, उसमें जो इंजन है वो 2 स्ट्रोक का नहीं, 4 स्ट्रोक का होना चाहिए। तो लेट्स हैव अ चेंज। तो अगर कोई भी चेंज होगा तो वो कीमत तो चुकाएगा। तो इसीलिए ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग जो है पहले चलती थी, बट नाउ वी डेफिनेटली वी हैव अ पैरेलल इंजीनियरिंग, ए कंकरेंट इंजीनियरिंग, जिसको हम एक साथ 2 फेजेस को साथ में लेकर जा सकते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोसेस डिजाइन के साथ में लेकर। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? द एडवांटेज ऑफ दिस इज नथिंग, इट इज वी आर having both engineering together, both engineering together. सो जिससे क्या है कि जो कंकरेंट इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में हमारे जो डिजाइन चेंज है वो कम होते हैं, और हमें फुल प्रूफिंग कॉन्सेप्ट के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमें जब स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं तो डिजाइन चेंजेस आर ऑलमोस्ट मिनिमल, ऑलमोस्ट मिनिमल, देयर इज नो स्कोप ऑफ न्यू डिजाइन चेंज. So I also refer this. What is the another name of concurrent engineering? This is nothing. This is simultaneous engineering. Simultaneous engineering. So this is the another name. But यहाँ पे एक क्वेश्चन है, that is called who all are the internal customer for the product design. जो जब यहाँ पे मान लीजिए कि प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, तो उसके कस्टमर कौन से हैं? तो उनके कस्टमर हैं प्रोसेस इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो सप्लायर भी लिखा है। ये सप्लायर क्यों लिखा है? वाई? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट डिजाइन कर दोगे तो सप्लायर जो है वो ट्रीट होगा एज अ कस्टमर। क्यूएमएस के टर्म में बोलूँ तो वो आपका कस्टमर हो गया, और वो आपके डिजाइन को यूज करेगा, इसीलिए वो भी आपका कस्टमर है, राइट? तो सप्लायर इज ऑल्सो योर कस्टमर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट इज न्यू। जहां जहां आपको याद होगा कि मैंने जो लास्ट के स्लाइडों में जहां जहां ये न्यू का साइन दिखेगा या चेंज का साइन दिखेगा, चेंज का है तो यानी कि उसमें कुछ डेफिनेशन चेंज हुई है, या वो अपग्रेड हुआ है, या वो अपग्रेड हुआ है। बट जहां जहां मैं इसको न्यू लिख रहा हूँ, इसका मतलब कि दिस इज अ कंप्लीट चेंज, दिस इज अ कंप्लीट न्यू चेंज इन एपी यूपी थर्ड एडिशन। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि जो ये हाई रिस्क सप्लायर है, इससे हम क्या समझते हैं, हमें हमें क्या समझ में आता है कि ये हाई रिस्क सप्लायर का एपीक्यूपी में डेफिनेशन क्या है एंड ऑल। मतलब देखिए, सप्लायर तो बहुत सभी के हैं, सप्लायर तो सभी के हैं, बट हम इनको हाई रिस्क क्यों कह रहे हैं? हम इनको हाई रिस्क कहने का मतलब क्या है? एपीक्यूपी के एडिशन में। तो जब हम एपीक्यूपी थर्ड एडिशन के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत ही कॉन्सेप्ट जो ये नया एम्फेसाइज किया गया है, दैट इज कॉल्ड हाई रिस्क सप्लायर एडिशन। ये टॉपिक ना क्रिटिकल है, क्योंकि आज के टाइम में ना सप्लाई चेन की जो रिलायबिलिटी है वो डायरेक्टली कस्टमर सेटिस्फेक्शन में इम्पैक्ट करती है। अगेन, मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि देखो क्या है भैया, हमारा सप्लाई चेन, इसमें ना एक वर्ड दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। मैं इस वर्ड को ना बहुत बार यूज करूंगा, क्योंकि ये वर्ड ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं इसको आगे चल के एक पर्टिकुलर स्लाइड में शायद एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर नहीं करूंगा तो मुझे अब याद दिला देना कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको बता दूंगा कि क्या है ये। क्योंकि 3 टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज क्वालिटी, वन इज रिलायबिलिटी। तो जब हम सप्लाई चेन में रिलायबिलिटी को बात करते हैं ना, तो रिलायबिलिटी इज नथिंग, इट इज अ कंसिस्टेंट ऑफ क्वालिटी, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। क्या मतलब है सर इसका? ये तो आपने अंग्रेजी बोल दी। देखिए, अंग्रेजी का मतलब नहीं है, ये है कि जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप क्वालिटी सस्टेन करें, यानी कि कंसिस्टेंसी रखें। कब? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट कैसे? मतलब कि
नो, नो क्वालिटी प्रॉब्लम्स, नो क्वालिटी प्रॉब्लम्स। तो अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मुझे स्पेक दे रखा है और उस स्पेक को मैं मीट करता चला जाऊं, आज कल परसों 5 महीने बाद 6 महीने बाद, तो दैट इज कॉल्ड रिलायबल, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। तो सप्लाई चेन में रिलायबिलिटी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम रिलायबल नहीं रहेंगे, हम रिलायबिलिटी नहीं देंगे ना, तो कस्टमर जो है ना वो डिससेटिस्फाइड है, कस्टमर डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, ये नहीं चाहिए अपने को हमेशा सेटिस्फाई करना। तो अगर यहाँ पे कुछ जो मैनुअल में कुछ चीजें दी हुई है, तो बट देखिए इन चीजों को डिस्कशन करने से पहले ना हाई रिस्क सप्लायर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना हाई रिस्क सप्लायर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सप्लायर ने कभी कोई पुअर क्वालिटी दे दी या उसने आपको कभी कोई प्रॉब्लम दे दी, बल्कि ये प्रिवेंटिव अप्रोच है, जहां हम सप्लायर के बैकग्राउंड और परफॉर्मेंस का बेस पर पहले से ही रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर हम ऐसे कुछ कर लेते हैं तो हम बता देते हैं कि हमारे जो भी सप्लायर है, वट एवर द सप्लायर यू हैव इन योर बकेट लिस्ट, या आपको फ्यूचर में कोई सप्लायर लेना भी है, तो वो आपका हाई रिस्क सप्लायर है या हाई रिस्क सप्लायर है, या आपने उसको गुड कैटेगरी में रखा है। देखिए यहाँ कुछ जनरल क्राइटेरिया दिए गए हैं, जैसे कि न्यू सप्लायर टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो मैं इसमें 1 to 1 करके बात करूंगा, बट आपको जब भी आप, मेरा एक इनपुट है आपको कि जब भी आप अपने प्रोजेक्ट में फर्दर किसी सप्लायर को इवैल्यूएट करें, तो आप इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि क्योंकि एपीक्यूपी में ना, एपीक्यूपी में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है इन वर्ड्स को लेकर। क्या है इन वर्ड्स को, देखते हैं वन बाय वन, देखते हैं, समझते हैं क्या कहता है ये। अ न्यू सप्लायर टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली अगर कोई न्यू सप्लायर है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो एक हाई रिस्क सप्लायर है, तो किस कैटेगरी में आएगा, दैट इज कॉल्ड हाई रिस्क। अ न्यू लोकेशन और साइट, अगर कोई न्यू लोकेशन से या साइट से वो परफॉर्म कर रहा है, प्रोडक्शन दे रहा है, तो वो भी आपके हाई रिस्क सप्लायर की कैटेगरी में। हिस्ट्री ऑफ पुअर क्वालिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, हिस्ट्री ऑफ पुअर क्वालिटी का, देखिए हिस्ट्री ऑफ पुअर क्वालिटी का मतलब, तो एक चीज तो ये समझ लिया कि अगर वो हिस्ट्री ऑफ पुअर क्वालिटी, तो यानी कि ये आपके रेगुलर सप्लायर की बात कर रहा है, ये आपके रेगुलर सप्लायर की बात कर रहा है, इसीलिए वो पुअर क्वालिटी दे रहा है। तो अगर कोई किसी की हिस्ट्री है जो आपका रेगुलर सप्लायर है, तो दैट इज ऑल्सो कम अंडर दी हाई रिस्क सप्लायर। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट में रिस्क का एक कॉलम बनाइए, और उसमें रिस्क का, जस्ट रिस्क का एक कॉलम बनाइए, और उसमें लिखिए कि भैया ये जो सप्लायर है, ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 सप्लायर, ये हाई है, ये मीडियम या लो, क्योंकि इनके रिस्क के अकॉर्डिंगली उनको बिजनेस प्रपोज होगा। और क्या कहता है मैनुअल, कहता है कि हिस्टोरिकल इशू दैट रिजल्टेड इन मेजर क्वालिटी, ये काम करते हैं, पहले थोड़ा सा हम इनको हटा देते हैं, मैं थोड़ा सा इनको हटा देता हूँ, ये इरेज करते हैं थोड़ा सा इस सेक्शन को, इस सेक्शन को, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। आप पीछे करके व्यू देख सकते हैं। ओके, हम ले लिए मैंने, ओके। हिस्टोरिकल इशू दैट रिजल्टेड मेजर क्वालिटी इशू, मेजर क्वालिटी इशू एट द कस्टमर। अगर कोई किसी की हिस्ट्री है जिसमें मेजर क्वालिटी इशू एट अ कस्टमर, मतलब क्या, ये किसकी मतलब है, दिस इज नॉट इन वारंटी। देखो वर्ड को ना पकड़ना सीखो, इश्यूज एट कस्टमर एंड पे क्या कहना चाहता है, दिस इज नॉट, दिस इज वारंटी। इसीलिए ना नेक्स्ट वर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट वन इंसिडेंट ऑफ हिस्टोरिकल फील्ड एक्शन, दिस इज फील्ड फेलियर, दिस इज फील्ड फेलियर। तो अगर ऐसा कुछ भी है, यानी कि अगर कोई पुअर क्वालिटी है जो आपके रेगुलर सप्लाई में से, कोई मेजर क्वालिटी इशू है, कोई फील्ड इशू है, तो यूजर का इशू है, तो वारंटी इशू है, अगर कोई ऐसा सप्लायर है जिनके साथ आपकी ये हिस्ट्री रह चुकी है ना,
तो यू कैन ट्रीट हिम एज अ हाई रिस्क सप्लायर और उनको इवेल्युएट कीजिए। क्योंकि हाई रिस्क सप्लायर के रिस्पेक्ट में ना एक एपीक्यूपी में ना एक चेकलिस्ट भी है कि आप इनको कैसे इवेल्युएट करेंगे। डेफिनेटली मैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो आई कैन ट्राई टू फिगर इट आउट कि मैं उसको आपको कैसे शेयर कर पाऊंगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, अगर कोई सप्लाई कोई सप्लायर है जो कंपोनेंट सप्लाई कर रहा है जो सेफ्टी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट में है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको भी हाई रिस्क सप्लायर की कैटेगरी में। ओके, व्हाट इज एक्चुअली दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज failure of component with FMEA, with FMEA related to CVT 8 प्लस। तो अगर मैं CVT 8 प्लस की बात कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है? अगर आपको थोड़ा सा मैं अगर FMEA के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट अगर ये 8 प्लस की बात कर रहे हैं, 8 प्लस की बात कर रहे हैं, तो यू नो व्हाट इज 8? 8 is nothing, it is high. High means a major disruption, severity. 9 is nothing, it is very high, very high. और ये क्या बात करता है? ये कहता है सेफ्टी विदाउट विदाउट वार्निंग। एंड व्हाट इज 10? इट इज एक्सट्रीम, इट इज एक्सट्रीम। यानी कि अगर आपने एक वर्ड सुना हो, कैटस कैटेस्ट्रॉफिक, जिसको मैं अगर वर्ड में बोलूँ कि फेलियर इमीडिएट डेंजर टू लाइफ, यानी कि फटल भी कह सकता हूँ मैं इसको। आप लोग के लिए इजी वर्ड है, दैट इज कॉल्ड फटल। फटल मतलब कि देखो जिसमें ना जान चली जाए, जिसमें आदमियों की जान ही चली जाए, दैट इज कॉल्ड फटल। और कैटेस्फोरिक भी एक ऐसा ही वर्ड है कि जिसमें क्या है, कोई अलार्म नहीं आता भैया, सीधा आदमी की जान चली जाती है। क्या मतलब है? अगर मैं एक एग्जांपल कि मान लो कि भैया 8 का मतलब क्या है कि क्लच प्लेट है, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ की क्लच प्लेट। तो अगर क्लच प्लेट के जो क्लच प्लेट थोड़ी सी घिस गई है, तो हो सकता है कि आपकी जो गाड़ी है वो झटके मारे। 8 के केस में भैया क्लच प्लेट का अगर केस लें तो हो सकता है कि गाड़ी चलते चलते झटके मारे। 9 के केस में क्या होगा? उसमें मान लो क्लच प्लेट में प्रेशर प्लेट होती है, तो उसका टूटने का डर हो सकता है, क्योंकि मान लो हाईवे पे चल रही है और जो उसकी प्रेशर प्लेट है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, और तो वहां पे क्या होगा, हाईवे पे अचानक से वो अपना भाई कंट्रोल लूज कर देगी, नियंत्रण यूज कर देगी। तो दैट कम्स अंडर दी 9। व्हाट इज 10? 10 इज एक्सट्रीम, यानी कि मान लो कि जो क्लच असेंबली है वो फटी गई, तो ड्राइवर गंभीर रूप से चोटिल हो जाएगा या फिर मर जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो दैट इज कम। तो अगर ऐसा कोई आपके केस में कि कोई फेलियर हुआ है किसी कंपोनेंट का, अगेन किसी, दिस 8 प्लस इज टॉकिंग अबाउट द फेलियर ऑफ कंपोनेंट। ये फेलियर ऑफ कंपोनेंट क्या कर रहा है, कि वो क्या कह रहा है कि फेलियर ऑफ कंपोनेंट विद एफएमईए रिलेटेड सीवीटी। देखो यहाँ पे एफएमई की बात कर रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको, उस सप्लायर को जिसके साथ ये हुआ है, जिस जो ये ऐसा फेलियर पहले दे चुका है, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड हाई रिस्क सप्लायर। The next one is historical poor launch. Oh my God, very important. What is the historical poor launch performance? What is the poor launch performance? Poor launch performance is important कि मान लो कि जब उसने लॉन्च किया हो तो उसने आपकी क्वालिटी मीट न करी, उसने आपकी क्वालिटी क्वालिटी मीट ना करी, और यू कैन से डिलीवरी मीट ना करी हो, और यू कैन से कि डिले हो, डिले। These are called poor launch. When we are talking about the launch performance, तो इनिशियल फेज में उसने क्वालिटी भी मीट नहीं करी, डिलीवरी मीट नहीं करी, तो देयर इज अ डिले। डिले ऑफ व्हाट? डिले ऑफ आपकी गाड़ी को उतरने, जो कमीशनिंग होती है या फिर जो सेलिंग में प्रॉब्लम आती है। ये तो अंडरस्टूड है। न्यू टेक्नोलॉजी है तो भैया ऐसा है कि अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी मान लो ईवी है, तो ऑब्वियसली आपको इसको हाई रिस्क में रखना चाहिए, बिकॉज वी पीपल आर डोंट नो व्हाट इज द रिpercussion ऑफ द ईवी एंड ऑल।
एंड इट इज़ वेरी बेसिक। ये तो आईआईटी में लिखा है कि नो सर्टिफिकेशन ऑफ आईएसओ 9001 एंड आईआईटी 16949 2016 एंड दिस इज 2015। इसका एक नया वर्जन आने वाला है 9001 2026 आने वाला है। उसकी बाद में बात करेंगे उस पर, एक न्यू वीडियो बनाना, तब हम बाद में देखेंगे। तो अगर किसी का सर्टिफिकेशन भी नहीं है, दैट मीन्स कि उसके पास जो कंप्लाइंसेस नहीं है, उसके पास बेसिक्स नहीं है, तो उनको भी हमें हाई रिस्क सप्लायर में डालना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको एक अप्रूव वेंडर लिस्ट बनानी है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है और देखना है कि क्या जो आपके वेंडर्स हैं या जिनको आपको न्यू बिजनेस देना है, क्या वो हाई रिस्क सप्लायर की कैटेगरी में है या मीडियम रिस्क सप्लायर कैटेगरी में या लो रिस्क की कैटेगरी में। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, एक क्वेश्चन है अगेन, आई हैव टू रब दिस, जस्ट होल्ड ऑन। तो एक क्वेश्चन है कि मान लो, एक मिनट, कैन अ हाई रिस्क सप्लायर बी यूज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन? क्या हम हाई रिस्क सप्लायर अगर है तो उसको यूज करेंगे? भाई अगर हम इतनी बातें कर रहे हैं तो लेट्स स्टेट कि भाई नहीं यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं है ना, यूज करेंगे। यस, यूज करेंगे। बट क्वेश्चन अगेन एक ये है कि क्यों और उनको अलाउ कौन करेगा? व्हेन इट इज अलाउड, ऑब्वियसली जब कस्टमर चाहेगा या उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। जब या तो कस्टमर चाहेगा या उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। क्योंकि देखो सप्लायर तो वही है, ले देखे। हाँ, ऑल्टरनेट और नो ऑल्टरनेटिव मतलब क्या है यहाँ पे? नो ऑल्टरनेटिव मतलब क्या कहना चाहता है? नो ऑल्टरनेटिव मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है मोनोपोली। नो ऑल्टरनेटिव मतलब ये कहना चाहता है मोनोपोली। देखो, व्हेन यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, नो ऑल्टरनेटिव, मोनोपोली, तो यू हैव टू यूज। बट अगेन, लेकिन उसमें वो करेगा क्या? उसमें गाइडलाइंस है टू इंट्रोड्यूस। एक, जब भी ऐसा कुछ हो, you have to inform your customer, you have to regular APQP meetings with your supplier, use a sourcing checklist for the more controls over the supplier, and plan for risk mitigation. For example, कोई risk है, but again उसका mitigation plan तो बनाना पड़ेगा। I already told you what is mitigation. What is mitigation? आप लोग मेरी पुरानी वीडियो को रेफर कर लीजिए, otherwise it is nothing, it is level of risk, level of risk तो रिड्यूस करने को मिटिगेशन। जब हम लेवल ऑफ रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। तो उसका प्लान बनाना पड़ेगा। नाउ once you're done with the high risk supplier evaluation, there is one important term called customer and organization agreement. See, अभी हम फेज जीरो ही कर रहे हैं। फेज जीरो में हमारा जो थोड़े से कॉन्सेप्ट रह गए वही रह गया। तो पहले हमने जो पढ़ा, दैट इज कंकरेंट इंजीनियरिंग। सेकंड, आई टोल्ड यू एंड एक्सप्लेन a very important term that is called high risk supplier evaluation. एंड देन थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एपीक्यूपी एडिशन में दिया हुआ है, मैं इसको बड़ा जॉट डाउन करके अलग से मैंने इसको निकाला कि कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट। कस्टमर का ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट कैसे रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, ये दिस इज कस्टमर एंड दिस इज सप्लायर, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दिस इज XYZ ऑर्गेनाइजेशन, और मैं कहता हूँ कि एक सूर्य सूर्य स्प्रिंग है, आई ग्रुप ब्रदर से सूर्य स्प्रिंग, सूर्य स्प्रिंग है। ये आपके कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करें और सप्लायर कैसे सेटिस्फाई करेंगे? सो भैया देखो, है क्या है कि यहाँ पे ना आपको इनिशिएट करना पड़ेगा क्वालिटी प्लान। इनिशिएट करना पड़ेगा क्या? QPP। अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज एक्चुअली QPP, क्योंकि पूरे मैनुअल में वो यही बोल रहा है, QPP। तो आपको अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए एक क्वालिटी प्लानिंग प्रोसेस बनाना पड़ेगा।
देन ऑब्वियसली आपके सप्लायर को भी क्वालिटी प्लानिंग प्रोसेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि भैया आप अगर उसको सेटिस्फाई करने तो चाहे आप सप्लायर को भी और आपको दोनों को बनाना पड़ेगा। बट ये होगा कैसे, ये होगा कैसे, ये जो कड़ी है ये जुड़ेगी कैसे? तो ये जुड़ेगी, इनिशिएट एपीक्यूपी एक्टिविटीज विद योर कस्टमर एज पर मैनुअल। इनिशिएट एपीक्यूपी एक्टिविटीज, देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया जो एपीक्यूपी का मैनुअल होता है वो इनिशिएट कर दो विद योर कस्टमर एज पर मैनुअल, उनके साथ वो सारी एक्टिविटीज करो। किसके साथ? कस्टमर के साथ मीटिंग्स करो और वो सारी एक्टिविटीज करो। तो उससे क्या है कि एक क्यूपीपी प्लानिंग बनेगी और आपने डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फाई किया। लेकिन सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर भी यही करेगा, इनिशिएट एपीपी की एक्टिविटीज। बट वो हम सप्लायर के साथ करेंगे, हम कस्टमर के साथ करेंगे, हम सप्लायर के साथ भी करेंगे। सर क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि कस्टमर के साथ भी हमें ही माथा मारना है और सप्लायर के साथ भी हमें माथा मारना है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए क्या है कि यहाँ पर हम जो है इनिशिएट और ड्राइव कर रहे हैं, और वहां पे हम इनिशिएट एंड एंश्योर कर रहे हैं कि आपका जो सप्लायर है वो एपीक्यूपी एक्टिविटीज को फॉलो करे, और हम सिर्फ उसको इंश्योर करें, हम सिर्फ उसको मॉनिटर करें। बट हमारे केस में जो है उसको हम ड्राइव करें, और सप्लायर के केस में हम उसको इंश्योर। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड टॉपिक, कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट एज पर एपीक्यूपी, एज पर एपीक्यूपी थर्ड एडिशन। है ना? नहीं नहीं चाहिए, क्योंकि न्यू है, कंप्लीटली न्यू चेंज है ये। वो कहता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसे है विद द कस्टमर, तो उसको एपीक्यूपी एक्टिविटीज फॉलो करनी है। सप्लायर को भी एपीक्यूपी एक्टिविटीज फॉलो करनी है। बट हमें इनिशिएट एंड ड्राइव करना है, उनको इनिश और हमको उनके लिए इनिशिएट करवानी है और इंश्योर करना है अपनी सप्लाई। आई बिलीव इस स्लाइड से आपको समझ में आया। एंड पूरे एपीक्यूपी मैनुअल में इस पूरी एक्टिविटी को जो मैंने आपको इतने सरल तरीके से बताने की कोशिश किया, दैट इज कॉल्ड नथिंग QPP1 एंड QPP2। देखो डेफिनेशन हो सकता है आप पढ़ो तो आपको ना समझ में आए, बट अगर आप मेरे इस कॉन्सेप्ट से जाओगे तो QPP1 का मतलब ये है कि आपको इनिशिएट और डिराइव करनी है एपीक्यूपी एक्टिविटीज विद योर कस्टमर एज पर मैनुअल। कोई QPP2 कह दे तो आपको इनिशिएट और एंश्योर करनी है क्या? एपीपीक्यू एक्टिविटीज विद योर सप्लाई एज पर मैनुअल। है ना आसान? थोड़ा सा कोशिश की है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टिपिकल केस जो मैं आपको इसके केस में रखने वाला हूँ, क्योंकि जब हम इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं ना, तो एक बड़ा ही, मेरी कंपनी में भी है, आई एम नॉट गोइंग टू रेज दिस पॉइंट, बट आप समझ जाएंगे जो मेरी कंपनी से और जो आप लोग की कंपनीज में भी ऐसा होता होगा। देखो बिग कंफ्यूजन क्या है कि योर कस्टमर रिकमेंडेड अ सप्लायर। अब इन्वॉल्वमेंट चेक करते हैं, देखो योर कस्टमर रिकमेंडेड अ सप्लायर क्या मतलब है कि आपके कस्टमर ने एक सप्लायर को रिकमेंड किया, यानी क्या, अदर भाषा में बोलूँ तो कस्टमर डायरेक्टेड सप्लायर। भैया कस्टमर ने कह दिया इसी से माल लेना है, इसी से माल लेना है। अब क्वेश्चन आता है कि जो मैं क्यूपीपी की बात कर रहा था, क्वालिटी प्लानिंग प्रोसेस की बात कर रहा था, उसको इनिशिएट कौन करेगा? क्योंकि कस्टमर ने रिकमेंड किया। आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसको इनिशिएट करेगी या आपका कस्टमर इसको इनिशिएट करेगा? अब ऑन टेल मी, पॉज द वीडियो एंड आंसर मी, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए मैं बताया था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया कस्टमर करेगा, गलत जवाब। आप सोचते हो आपका ऑर्गेनाइजेशन करेगा, सही जवाब। तो इट इज टोटली होल सोल आर रेस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो कस्टमर रिकमेंडेड सोर्स हो, इट इज आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक QPP। अच्छा, एक थोड़ी सी कंडीशन और रखते हैं। मान लीजिए कि इफ द सप्लायर इज योर कॉम्पिटिटर, देन QPP इनिशिएटेड बाय होम। अगर आपका जो जिसने जो रिकमेंड किया वो आपका कॉम्पिटिटर ही निकला, तब QPP कौन इनिशिएट करेगा? आप करोगे, आपका कस्टमर करेगा। इन दैट केस आप वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके साथ एक अग्रीमेंट साइन करें, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, और वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट जिसमें हर चीज लिखी हो, और वो एक साइन हो किसके साथ? आपके कस्टमर के साथ।
क्लियर अग्रीमेंट रिक्वायर्ड एंड साइन ऑफ कौन क्या करेगा, नो एम्बिग्यूटी। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये अग्रीमेंट बनाना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, अग्रीमेंट बनाना। इसमें भैया आप देखो सारी चीजें करो कि आपका सप्लाई सप्लाई का क्या रहेगा, कब कितने पार्ट्स देने हैं, टाइमिंग प्लान कब बनवाना है, टाइमिंग प्लान की कौन सी एक्टिविटी कब करनी है। तो ये सारी चीजें आपको अग्रीमेंट में क्लियर लिखनी पड़ेंगी। रन रेट कैसे डिफाइन होगा, पीपीएम आएगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, डिलीवरी के इश्यूज आएंगे तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो इट शुड बी अ वेरी क्लियर एंड क्रिस्प agreement between you and that competitor which is actually your supplier, but that is recommended by your customer. So I hope कि आपको ये केस समझ में आया। नाउ very important in the phase zero is nothing, it is a timing plan, a very important concept, timing plan। देखो टाइमिंग प्लान आई बिलीव कि आप सबने ही पढ़ा होगा, एवरीवन नोज इवन व्हाट टाइमिंग प्लान इज। तो बट इस व्हाई एक्चुअली द टाइमिंग प्लान इज इज इम्पोर्टेंट, टाइमिंग प्लान एक्चुअली इम्पोर्टेंट है क्या, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि मैं किसी तरीके से आपको ये बता पाऊँ कि टाइमिंग प्लान का देखो देखो टाइमिंग प्लान है क्या। देखो वो क्या करता है भैया, वो क्या है, जितनी भी एपी क्यूपी की एक्टिविटीज है उनको मॉनिटर करता है एंड इंश्योर करता है, और अगर कोई डिले है उसके अंदर तो उसको कैप्चर करता है। क्योंकि भाई साइन होते हैं ना, साइन, एक साइन होते हैं आपके टॉप मैनेजमेंट से, तो वहां पे निकल कर आया था कि क्या डिले चल रहा है। बट मैंने यहाँ पे कुछ 5-6 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट लिखे हैं मैंने यहाँ पे। अलाइनमेंट अक्रॉस फेजेस, ऑन टाइम डिलीवरी विद बिल्डिंग क्वालिटी एंड एक्सीलरेटेड टाइम टू मार्केट। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है मैनुअल में, लेकिन अगर छोटी सी अंडरस्टैंडिंग में मैं आपको बताना चाहूँ कि देखो एपीक्यू के 5 फेज है, प्लान एंड डिफाइन, प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोसेस डिजाइन, वैलिडेशन और फीडबैक। अगर इनका टाइमिंग क्लियर नहीं है तो पूरा प्रोसेस एक ट्रैफिक जैम बन जाता है। तो इट इज नथिंग, दिस इज अलाइनमेंट अक्रॉस फेजेस। तो क्या है कि अगर आपकी क्लियरिटी नहीं होगी सारे फेजेस के बीच में, अलाइनमेंट नहीं होगा, तो भैया ट्रैफिक जैम सब बनता है। जैसे मैं अगर अपनी इंडस्ट्री का एक एग्जांपल दूं, तो सोचिए कि आप एक फिल्टर डिजाइन कर रहे हो, अगर प्रोडक्ट डिजाइन टीम ने डिले कर दिया किसी भी तरीके का, ये तो प्रोसेस डिजाइन टीम है, को पता ही नहीं चला कि भैया कहीं टूल जो बनना था या जो फिक्चर की प्लानिंग थी वो लेट हो गई, तो उससे रिजल्ट क्या होगा, उससे रिजल्ट ये होगा कि वैलिडेशन फेज में टेस्टिंग फेल हो सकती है, और टाइमिंग प्लान क्या करेगा, हर फेज को डिले करता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं पूरे जो उसमें अलाइनमेंट होगा वो गड़बड़ होगा। तो टाइमिंग प्लान जो है वो 5 फेज का एक अलाइनमेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज बहुत हौच पौच हो जाएगा। A second important point is कि with the timing plan we get the on time delivery with the built-in qualities, with the built-in quality। देखो पीछे से आवाज आ रही होगी, आई होप, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बिकॉज मेरा बेटा है तो आपको थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा जी। देखो हम बात कर रहे हैं ऑन टाइम डिलीवरी की, एक मिनट छोड़ सकता है, आई होप मेरा पेन चल रहा है, यस ओके। तो ऑन टाइम डिलीवरी विद बिल्ट इन क्वालिटी क्या है, देखो कस्टमर को चाहिए कि प्रोडक्ट ऑन टाइम या बिना कॉम्प्रोमाइज के। टाइमिंग प्लान एक देखो जीपीएस की तरह आता है, माइलस्टोन दिखाता है, डिले प्रिडिक्ट करता है। मैंने क्या बोला कि ऑन टाइम डिले मतलब क्या है भैया, अगर आपको टाइमिंग प्लान बता रहा है तो उसमें पता चल जाएगा कि डिले कहाँ था। तो आपको मान लो कि पीपीएफ सबमिट करना है 30 दिन में, अगर एफएमई और कंट्रोल प्लान 10 दिन लेट बने तो पीपीएफ भी डिले होगा। टाइमिंग प्लान क्या करेगा, हर एक्टिविटी के लिए डेडलाइन सेट करेगा ताकि आप प्रोडक्टिवली रिसोर्स एलोकेट करो और रिस्क अवॉइड करो। तो इसीलिए जो बिल्ड इन क्वालिटी की बात मैं कह रहा हूँ ना, दैट इज ऑल्सो विद द ऑन टाइम डिलीवरी, ये टाइमिंग प्लान करता है। द थर्ड वन इज नथिंग, इट इज
विजिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो टॉप मैनेजमेंट को चाहिए एक डैशबोर्ड, तो शॉप फ्लोर पे क्या करो, शॉप फ्लोर को चाहिए एक चेकलिस्ट। आप विजिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी उसमें टाइम प्लान लगा दो, उनको पता चलता रहेगा कौन सा टास्क किसको असाइन हुआ है, किसके लिए है ये। तो अकाउंटेबिलिटी कौन उत्तरदायी है उसको पता चल जाएगा, तो उनसे क्या है कि वो टास्क जाके अप्रोच कर सकते हैं। तो ये भी किससे पता चलता है? इट इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द टाइमिंग। जैसे कि मान लो मैं इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे सपोज वेल्डिंग प्रोसेस में इशू आया, अगर टाइमिंग प्लान में क्लियरली दिखा है कि वेल्डिंग प्लान वैलिडेशन जो है 15 को होना है, तो डिले का रूट कॉज ट्रेस करना बड़ा इजी हो जाता है कि भैया वेल्डिंग प्लान नहीं हुआ, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, कौन करेगा, कब करेगा, किसकी जिम्मेदारी है, तो क्लियर होता है विद द अकाउंटेबिलिटी। मैंने आपको याद है, मैंने एक आपको टर्म पढ़ाया था, दैट इज कॉल्ड रासिक। रासिक, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है, किसको सपोर्ट है, किसका इंटरफेरेंस है, कंसल्टेंट चाहिए। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वाला केस है ना, ये टाइमिंग प्लान की अकाउंटेबिलिटी, अगर अकाउंटेबिलिटी क्लियर होगी ना विद रिस्पेक्ट टू की एक्टिविटीज, नॉट की ऑल एक्टिविटीज, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चल जाएगा कि कौन जिम्मेदार है अगर कोई भी प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटी टूल्स, मान लो एफएमई है, कंट्रोल प्लान है, ईपैप है, ये टूल तभी तो काम करते हैं जब सही टाइम पे अप्लाई किया जा सके। तो ये जो क्वालिटी टूल्स है, ये जो क्वालिटी टूल्स है, इसका जो इंटीग्रेशन है, ये टाइमिंग प्लान में ही तो सही से दिखा होता है कि कौन से फेज में कौन बनेगा भैया। आपका ईपैप कब होना है, एफएमई कब होना है, जस्ट आपका पीपैप कब होना है, एफएमई कब होना है, आपका एसपीसी कब होना है। तो ये जो क्वालिटी टूल्स है, इस इंटीग्रेशन ये टाइमिंग प्लान के अंदर दिखता है। एंड द लास्ट इज एक्सीलरेटेड टाइम टू मार्केट। मार्केट में पहले लॉन्च करना मतलब एज लेना। अगर मैंने टाइमिंग प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चला, मेरा प्रोडक्ट लेट हो गया, और अगर रिवर्क काम करना पड़ा और फिर मेरा प्रोडक्ट लेट हो गया, मान लो कि स्पीड कम हो गई फिर मेरा प्रोडक्ट लेट हो गया, तो आपको जो टाइम टू मार्केट है ना, उसको एक्सीलेशन करने में भी ना आपको टाइमिंग प्लान भी सब कुछ मिला। तो अगर आप देखो, तो फेज जीरो में ना कुछ एक्टिविटीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इट इज नथिंग, इट इज इनपुट फॉर द फेज 1। इट इज नथिंग, इट इज इनपुट फॉर द फेज 1। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइमिंग प्लान सिर्फ एक एक्सेल शीट नहीं है, ये इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स अ हार्ट बीट, प्रोडक्ट की हार्ट बीट है ये। अगर ये सिंक्रोनाइज में है, तो हर टीम एक भैया ऑर्केस्ट्रा की तरह परफॉर्म करेगी, बढ़िया नाचेगी। लेकिन समय की प्लानिंग और सब कुछ सही है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कभी फेल नहीं सकता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो दैट व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग प्लान, एंड हाउ दीज हाउ दीज 5 एलिमेंट्स, जो मैनुअल में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, बट आई जस्ट पुट इन अ वेरी सिंपल मैनर दैट अलाइनमेंट अक्रॉस द पेजेस and on-time delivery, the building quality, visibility and accountability, integration of project, accelerated time to market, ये सारी चीजें आपके टाइमिंग प्लान से, अगर बहुत बढ़िया टाइमिंग प्लान बनाया तो निकल कर आती है। ओके, सो इट्स वेरी गुड दैट वी आर एक्चुअली कंक्लूड द फेज 0। मैंने ये सोचा था कि मैं इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म कर दूं, क्योंकि यू पीपल आर आस्किंग अगेन अगेन दैट प्लीज सर इसको फेज 0 बताओ। तो व्हाट एक्चुअली वी कंक्लूड विद द फेज 0। देखो हमने क्या किया, हमने भैया स्कोप को डिफाइन किया, हमने सीएफटी फॉर्म की, हमने क्यूएफडी एंड बेंचमार्किंग किया। इस बेंचमार्किंग पे अभी मैं आऊंगा, क्योंकि आप अगर देखो क्यूएफडी में आपने क्या किया था, कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग की थी, कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग की थी। और आपने देखा था कि वहां पे जब हमने प्रोसेस में जो वॉइस वीओसी थी, उसको भी हमने देखा था, उसमें भी और टाइमिंग प्लान बनाया हमने। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज टारगेट कॉस्ट अग्रीड बाय द मैनेजमेंट। दिस इज मैनेजमेंट। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थोड़ा सा इसको जॉट डाउन कर दिया। इस स्कोप डिफाइन का मतलब क्या है भैया? क्लियर विजन हो गया, क्लियर मिशन हो गया, नो कंफ्यूजन, ओनली प्रिसीजन। सीएफटी फॉर्म एम्पथी, ऑलवेज 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 रिमेंबर
the word called empathy. Cross-functional team ready to collaborate in a word and elevate and empathy, not sympathy. Align with the same goals. Okay. Then QFD and benchmarking. कस्टमर वॉइस जो है कैप्चर हो गई, बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपेयर्ड हो गई, जिसमें क्या है वी आर नॉट गेसिंग एंड वी आर डिजाइनिंग विद द पर्पस, क्योंकि क्वालिटी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट से ये निकल के आता है. एंड टाइमिंग ब्लॉक अगेन द माइलस्टोन मैप रिस्क एंटिसिपेटेड टाइम इज नाउ आर rally. It's not rally, it's rally. And target cost agreed, that is budget aligned with the value. एंड नो सरप्राइजेस ओनली द स्मार्ट चॉइस, क्योंकि टारगेट कॉस्ट हमें पता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि नैनो के लिए हमें डिजाइन करना है, तो उसमें जो मार्जिन कॉस्ट है वो कम है, तो हम उसी हिसाब से सप्लायर इवैल्यूएशन करेंगे. लंबा चैप्टर है, अभी आगे चल के भी देखेंगे कि टारगेट कॉस्ट क्या होती है. तो आई बिलीव कि यू पीपल आर हैप्पी विद फेज जीरो. जीरो कमेंट बॉक्स में लिख देना. मैं अभी इसको यहीं छोड़ दूँ, बट सेम मोमेंट ऑफ टाइम पे आई एम गोइंग टू शूट अगेन दिस फेज वन. एंड मिलते हैं फेज वन के साथ वेरी सून. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फेज वन. थैंक यू सो मच. एंड आई वुड से